क्लास की पॉलिटी की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जब मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूँ, इसकी शुरुआत क्या थी कि मतलब इसकी शुरुआत का मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, पहले चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस को भारी मतों से जीत मिली थी। यानी पहले चुनाव में जो थे कांग्रेस को भारी जीत मिली थी और बहुत सारे वोट मिले थे। कांग्रेस को जो था उस समय 479 सीटों में से 364 सीटें मिली थी, जो कि उस समय बहुत बड़ी जीत थी। 479 में से 364 सीट। और उस समय जो था चुनावों में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बाद अगर कोई सर्वाधिक वोट पाने वाली पार्टी थी तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो उस समय 16 सीटें मिली थी, जिसे वो दूसरे नंबर पर रही। और उस समय क्या होता कि लोकसभा के साथ, उस समय लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे थे और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए, जिसमें जो थी कांग्रेस ही जीती। और जब पहले लोकसभा के चुनाव हो गए तो पहले लोकसभा के चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। और जो शुरुआती 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, यानी उसमें पहले 3 चुनावों में कांग्रेस जीती। इसके विपक्ष में कोई भी पार्टी खड़ी नहीं रह सकती थी। मतलब उस समय ये पार्टी इतनी ताकतवर थी, या फिर कह लो इतनी संगठित थी कि मतलब इस पार्टी के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी नहीं रह सकती थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये पहले से ही संगठित पार्टी थी और लोगों के जहन में कांग्रेस, जब वो वोट डालने जाते थे तो उनके जहन में कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी होती ही नहीं थी। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जानते थे और कांग्रेस पार्टी को ही वोट डाल के आते थे। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। और 1957 में क्या हुआ कि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी जो थी गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन होता क्या है कि जब 2 पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़ती हैं उसे गठबंधन सरकार कहती हैं। मतलब मिलकर गठबंधन करके जब जीतते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और हमारे देश में जैसे आपको पता है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली है। वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली है। मतलब हमारे देश में क्या है कि मतलब जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस नेता को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, कह लीजिए जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसी पार्टी को जीता हुआ माना जाता है। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। मतलब उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा था। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण, मतलब कांग्रेस किस वजह से लगातार 3 चुनावों में क्यों रही। तो इसका सबसे पहला कारण था पूर्ण संगठित पार्टी। यानी कांग्रेस जो थी आजादी से पहले की पार्टी थी और वो जो थी पूर्ण संगठित थी। मतलब उसके नेता उसने चुन लिए थे और उसके नेता जो थे लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा कह लीजिए फेमस थे, या फिर कह लीजिए प्रसिद्ध थे। और दूसरी पार्टियां जो थी वो आजादी के बाद बनी थी और उन्हें अपने नेता चुनने में या फिर अपना नाम बनाने में बहुत समय लग गया। इसी वजह से कांग्रेस जो थी पहले 3 चुनावों में जीती। अब आता दूसरा, मेल जोल की प्रकृति। तो क्या है कि कांग्रेस ने उस समय क्या अपना रखा था कि मेल जोल की प्रकृति। मतलब वो सबको साथ लेकर चलती थी, सबके भले के बारे में सोचती थी, सबके हितों के बारे में सोचती थी। और अब आता तीसरा, आजादी के आंदोलन में सबसे आगे। मतलब जो देश की जो आजादी मिली थी उस समय, उसमें अगर किसी पार्टी ने आवाज उठाई थी आजादी के लिए अंग्रेजों से, तो कांग्रेस पार्टी थी। और उसने ही आजादी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस, मतलब क्या था कि
जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसे एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस माना जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस कैसे, मतलब उसी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चले, उसी के नेतृत्व में बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे कार्य करे, महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य करे जो कि कांग्रेस से ही आते थे, तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस कहा जाता था। लोकतांत्रिक जीत मतलब लोगों की पहली पसंद उस समय कांग्रेस ही थी। लोग जो थे किसी पार्टी, ना उसमें बीजेपी को जानते थे ना किसी को जानते थे, सिर्फ कांग्रेस को जानते थे। तो लोकतांत्रिक जीत मानी जाती थी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से, तो कांग्रेस पार्टी थी और उसने ही आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस मतलब क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसे एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस माना जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस कैसे, मतलब उसी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चले, उसी के नेतृत्व में बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे कार्य करे, महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य करे जो कि कांग्रेस से ही आते थे, तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस कहा जाता था। लोकतांत्रिक जीत मतलब लोगों की पहली पसंद उस समय कांग्रेस ही थी। लोग जो थे किसी पार्टी, ना उसमें बीजेपी को जानते थे ना किसी को जानते थे, सिर्फ कांग्रेस को जानते थे। तो लोकतांत्रिक जीत मानी जाती, इसी वजह से कांग्रेस की लोकतांत्रिक जीत हो गई, क्योंकि वो लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। अब आता है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो इसकी शुरुआत करते हैं। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और शुरुआती सदस्य जो इसके थे वो नव शिक्षित लोग थे, कामकाजी लोग थे और व्यापारिक वर्गों के एक हित समूह। मतलब जो इसके पहले जो सदस्य थे वो नव शिक्षित वर्ग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये कांग्रेस बनाई थी। कामकाजी जो मतलब काम करते थे या कुछ भी कार्य करते थे, जो मतलब मजदूर वगैरह, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और व्यापारिक वर्गों, कामकाजी लोग थे और व्यापारिक वर्गों के एक हित समूह। मतलब जो इसके पहले जो सदस्य थे वो नव शिक्षित वर्ग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये कांग्रेस बनाई थी। कामकाजी जो मतलब काम करते थे या कुछ भी कार्य करते थे, जो मतलब मजदूर वगैरह, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और व्यापारिक वर्गों ने, इन तीन व्यापारिक वर्गों मतलब जो व्यापार करते थे, इन तीन वर्गों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। बाद में जो था ये सभी धर्मों, जाति, वर्गों के लोग कांग्रेस में बाद में क्या हुआ कि सभी धर्म, जाति, सभी वर्गों के लोग जो थे कांग्रेस से आगे जुड़ने लग गए और किसान भी फिर इसमें शामिल हो गए। क्योंकि उस समय क्या था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तो उस समय किसानों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था। और कांग्रेस जो थी उस समय किसानों की हिमायती पार्टी मानी जाती थी। ये एक विचारात्मक गठबंधन भी था। मतलब विचारात्मक गठबंधन मतलब सबके विचार एक जैसे नहीं थे, विचार सबके मिलते थे, एक जैसे नहीं थे। और विचारात्मक गठबंधन आप ये समझ लीजिए कि सबके विचारों को मिलाकर ये गठबंधन बनाया गया था, सबके विचारों को मिलाकर, तो इसलिए इसे विचारात्मक गठबंधन कहा जाता है। और कांग्रेस में क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी सभी शामिल थे। मतलब कांग्रेस में हर तरीके के लोग शामिल थे। जितने भी उस समय नेता थे, चाहे वो कैसे भी हो, गर्मपंथी हो, नरमपंथी हो, सब तरीके के नेता जो थे कांग्रेस में शामिल थे उस समय। और सभी ने मिलकर जो था राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। बाद में जब देश आजाद हो गया तो इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी दूसरी पार्टी का गठन कर लिया। बहुत से नेताओं ने अपनी दूसरी पार्टी का गठन कर लिया।
अब आता है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो इसकी शुरुआत करते हैं। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। तो कांग्रेस का इसमें आता है कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव के कारण। जो आपको पता है कि उस समय कांग्रेस एक गठबंधनी सरकार थी, मतलब उसमें हर तरीके के विचारधारा वाले नेता थे। तो ऐसे स्वभाव के उनके कारण क्या थे कांग्रेस के स्वभाव के कारण? तो पहला कारण था अंदरूनी मतभेदों को लेकर सहनशील। तो मतलब जो कांग्रेस थी वो एक गठबंधनी सरकार थी। तो जो कांग्रेस के जो मतलब जो अंदरूनी मतभेद जो होते थे, मतलब नेताओं में, जो पार्टी के नेताओं में जो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, वाद विवाद जो हो जाता था, तो उसको लेकर वो बहुत ही सहनशील थी। सहनशील क्यों थी? जो जैसे विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई बात की और कुछ उन्हें तर्क दिए, तो वो उन तर्कों को भी आजमाने में कोई संकोच नहीं करती थी, और इसी वजह से वो मतभेदों को लेकर सहनशील थी। मतलब वो उनका नेगेटिव पॉइंट को भी पॉजिटिव पॉइंट में बदल देती थी, नकारात्मक टिप्पणियों को भी सकारात्मक टिप्पणियों में बदल देती थी। अंदरूनी गुटबंदी मतलब ये था कि मतलब जो नेता थे, मतलब जो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते थे, तो वो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते थे, तो वो कांग्रेस पार्टी के ही अंदर अलग अलग गुट बना लेते थे। अलग अलग गुट मतलब कैसे? वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे, क्योंकि अगर उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत ही मतलब बड़ी पार्टी थी, तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने से डरते थे और एक नई पार्टी बनाने से डरते थे, तो वो कांग्रेस के अंदर ही रहते थे, लेकिन वो अंदरूनी गुटबाजी करते थे। मतलब ये कि जो मतलब दो नेताओं की, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि दो नेताओं के बीच लड़ाई हुई, तो क्या होता था कि जो नेता एक नेता के पक्ष में, तो वो उस नेता के पक्ष में चले जाते थे। जो नेता दूसरे नेता के पक्ष में, वो उस नेता के पक्ष में चले जाते थे। मतलब क्या हुआ कि अंदरूनी गुटबंदी रही, मतलब एक दो ऐसे गुट बन जाते थे कांग्रेस में। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि मतलब कांग्रेस में ही सत्ताधारी सरकार की, इससे क्या हुआ कि सरकार थे, क्योंकि अगर उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत ही मतलब बड़ी पार्टी थी, तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने से डरते थे और एक नई पार्टी बनाने से डरते थे, तो वो कांग्रेस के अंदर ही रहते थे, लेकिन वो अंदरूनी गुटबाजी करते थे। मतलब ये कि जो मतलब दो नेताओं की, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि दो नेताओं के बीच लड़ाई हुई, तो क्या होता था कि एक नेता के पक्ष में, तो वो उस नेता के पक्ष में चले जाते थे। जो नेता दूसरे नेता के पक्ष में, वो उस नेता के पक्ष में चले जाते थे। मतलब क्या हुआ कि अंदरूनी गुटबंदी रही, मतलब एक दो ऐसे गुट बन जाते थे कांग्रेस में। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि मतलब कांग्रेस में ही सत्ताधारी सरकार की, इससे क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने ही सत्ताधारी सरकार की भूमिका निभाई थी, और विपक्ष की भूमिका उसी ने निभाई थी, क्योंकि सब लोग उसी पार्टी में थे। विपक्ष की भूमिका जो उस समय क्या था कि मतलब उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी थी। क्या कहा कि विपक्ष जो था कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करता था, और वो उन विपक्ष जो था कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करता था। आलोचना से क्या होता था कि मतलब हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा जो था वो बना रहता था, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सरकार को संसद में अपनी बात बतानी होती है, अपने योजनाओं के बारे में बताना होता है, और जो पहले एक घंटा जो होता है संसद का, वो प्रश्नकाल होता है, जिसमें विपक्षी पार्टी के नेता जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं पार्टी के नेताओं से। तो इस तरीके से वो मतलब प्रश्न पूछते थे और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते थे। तो हमारे लोकतंत्र बनाए रखने में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका थी।
सबको सम्मिलित करना। मतलब कांग्रेस जो था उस समय सबको, सब नेताओं को मिलजुल कर चलता था। मतलब उसके पार्टी में सब नेताओं का स्वागत था, वो किसी भी नेता को आने से मना नहीं करता था और सबके विचारों, सबके आकांक्षाओं और सबके आकांक्षाओं, सबके विचारों और उसका विचारों का सबके विचारों का सम्मान करते थे। तो इस वजह से वो सबको सम्मिलित करके चलने में सफल होती थी। गठबंधन वाली खासियत सबके आकांक्षाओं, सबके विचारों और उसका विचारों का सबके विचारों का सम्मान करते थे। तो इस वजह से वो सबको सम्मिलित करके चलने में सफल होती थी। गठबंधन वाली खासियत क्या थी कि मतलब जो गठबंधन वाली सरकार जो होती थी वो क्या करती थी कि मतलब गठबंधन वाली खासियत क्या थी, गठबंधन वाली सरकारें जो होती हैं वो सबकी बातों को लेकर चलती हैं, जो क्योंकि दो पार्टियों का गठबंधन होता है इसमें, तो वो सबकी बातों को लेकर चलती हैं और सबकी विचारों को सोच समझती हैं। तो इसमें गठबंधन की खासियत ये थी कि वो हर नेता की बात सुनती थी और हर नेता के विचारों का समर्थन करती थी, हर नेताओं के विचारों का सम्मान करती थी। अब आता है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। इस दौर में भी भारत में विपक्षी पार्टियां थी। मतलब 1991 के दौर में भी जो थी कांग्रेस में विपक्षी पार्टियां थी। 1950 के दशक में गैर कांग्रेसी में कुछ विपक्ष पार्टियां थी। मतलब जो 1950 के दशक में थी उसमें गैर कांग्रेस जो थी कुछ विपक्षी पार्टियां थी। गैर कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस नहीं थी, जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी। इनकी मौजूदगी से हमारे शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। मतलब जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश था, तो इन विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी ने हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद की। कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की विपक्ष ने आलोचना की। मतलब जो विपक्ष होता था वो कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना भी करता था। इससे क्या होता था, कांग्रेस जो था अपनी मनमानी नहीं कर पाती थी और उसे विपक्ष के विरोध का डर रहता था। इन पार्टियों ने इसका शक्ति संतुलन मतलब शक्ति संतुलन से क्या मतलब है, मतलब इन पार्टियों के विरोध से जो था कांग्रेस की सोच बदली, काम करने के तरीके बदले, तो इस तरीके से कांग्रेस का शक्ति संतुलन बदला। विपक्ष पार्टियों ने ऐसे नेता तैयार किया जो आगे के भविष्य को संवार सके, चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। मतलब जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश था, तो इन विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी ने हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद की। कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की विपक्ष ने आलोचना की। मतलब जो विपक्ष होता था वो कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना भी करता था। इससे क्या होता था, कांग्रेस जो था अपनी मनमानी नहीं कर पाती थी और उसे विपक्ष के विरोध का डर रहता था। इन पार्टियों ने इसका शक्ति संतुलन बदला। मतलब शक्ति संतुलन से क्या मतलब है, मतलब इन पार्टियों के विरोध से जो था कांग्रेस की सोच बदली, काम करने के तरीके बदले, तो इस तरीके से कांग्रेस का शक्ति संतुलन बदला। विपक्ष पार्टियों ने ऐसे नेता तैयार किया जो आगे के भविष्य को संवार सके। विपक्ष की पार्टियों ने ऐसे नेता तैयार किए थे कुछ जो आगे के भविष्य को संवार सके। विपक्ष में कुछ ऐसे नेता थे जो मतलब बहुत काम आए थे, जैसे कि आज़ादी से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एंड में जब संविधान बनाने की बारी आई तो वो
संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो वो गैर कांग्रेसी थे, वो विपक्ष के नेता थे। शक्तिमूर्ति शुरुआती वर्षों में विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व के बीच गहरा सम्मान था। मतलब शुरुआती वर्ष जो मतलब आजादी के बाद के जो साल थे उसमें ये नहीं था कि मतलब जो सत्ता में पार्टी वो विपक्षी पार्टियों का सम्मान के नेताओं का सम्मान नहीं करती थी, नहीं, वो सबका सम्मान करती थी, सबका आदर करती थी और सबकी बातों का मतलब अगर उनकी बात सही होती थी विपक्षी पार्टियों की तो वो उनका भी सम्मान करती थी। मतलब एक दूसरे के लिए आदर भाव का भाव था उनमें। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो शुक्रिया बने रहने के लिए। तो इसके साथ ही गुड बाय, गुड लक। और हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।